Hello everyone, welcome to EduMusk. I hope you all will be doing great. This is our fourth lecture of management and ethics. In this lecture, we will cover the ethics part. Here we will discuss the theories in ethics. After that, we will discuss the private and public relationships in ethics. And at the last, we will cover the role of family, society and educational institutions in inculcating the moral values. Before starting the video, I'll request you all to kindly share and subscribe our channel. For the PDF of the videos, you can join our Telegram channel, that is EduMusk 1008. तो without wasting our time, let's move further. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एथिकल थ्योरीज के बारे में. हमारी जो एथिकल थ्योरीज हैं वो हमारी दो मेन ब्रांचेज हुई हैं एथिक्स की, उनके अंडर इनको डिस्कस किया गया है एथिकल थ्योरीज को. तो सबसे पहली है हमारी नॉर्मेटिव एथिक्स, दूसरी आती है मेटा एथिक्स. तो वन बाय वन हम इन थ्योरीज को इन एथिक्स के टाइप्स के अंदर डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले ले लेते हैं नॉर्मेटिव ब्रांच को. तो नॉर्मेटिव ब्रांच के अंदर हमारे तीन मॉरल थ्योरीज हुई हैं, तीन टाइप की मॉरल थ्योरीज हुई हैं. उन तीनों को अभी हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे. क्लियर. तो सबसे पहले आती है हमारी कंडक्ट एथिक्स थ्योरी. इस थ्योरी को हमें फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. सबसे पहला है हमारा टेलियोलॉजिकल मॉरलिटी, उसके बाद हमारा दूसरा है डियोंटोलॉजिकल मॉरलिटी. क्लियर. टेलियोलॉजिकल मॉरलिटी क्या कहती है हमारी कि जो हमारे एक्शंस हुए, ठीक है, उसका कोई रोल नहीं है कि भाई हमने क्या एक्शन किया, लेकिन हमारे जो कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, एंड में जो रिजल्ट आते हैं, उसको चेक करके बताता है कि वो चीज़ अच्छी है या बुरी है. मतलब उस चीज़ पे, मतलब ये जो फोकस करता है सिर्फ एंड पे फोकस करता है, कॉन्सिक्वेंसेज पे फोकस करता है, ना कि एक्शंस पे कि एक्शंस अच्छे थे या खराब थे. उस चीज़ से उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन रिजल्ट कैसा आया है उस चीज़ पे डिपेंड करती है हमारी ये वाली थ्योरी. क्लियर. उसके बाद दूसरी जो है वो है डियोंटोलॉजिकल मॉरलिटी. इसमें क्या है, इसमें हम किस तरीके से मतलब एक्शन करके कब हम उस कॉन्सिक्वेंसेस पे पहुंचे हैं और किस तरीके से पहुंचे हैं ये मैटर करता है. मतलब किसी भी काम को करने का जो तरीका है वो मैटर करता है किसमें, डियोंटोलॉजिकल मॉरलिटी में. क्लियर. ये थी हमारी पहली कंडक्ट एथिक्स थ्योरी. इसको हम अभी ये मैंने इन शॉर्ट आपको बताया, अभी हम इसको फर्दर आगे बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे. क्लियर. तो पहली क्लियर होगी कंडक्ट एथिक्स थ्योरी. उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट आता है वर्च्यू मॉरलिटी. ये हमारा नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर ही दूसरी जो हमारी थ्योरी है वो है वर्च्यू मॉरलिटी. ये क्या बताती है हमें कि जो भी हम एक्शन कर रहे हैं वो एथिकली करेक्ट होना चाहिए, एथिकली अच्छा होना चाहिए, और हमारा फोकस सिर्फ मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर है कि हमारे मॉरल वैल्यूज़ अच्छी होनी चाहिए जिससे कि हम एथिकली सही रहें. क्लियर. इसमें हम ये नहीं देख रहे कि एंड का एक्शन क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस, सिर्फ इसमें ये देख रहे हैं कि हमारे मॉरल वैल्यूज़ मिस नहीं होने चाहिए, हमें एथिकली अच्छा रहना है. इसमें हमारे कैरेक्टर को चेक किया जाता है. क्लियर. ये है वर्च्यू मॉरलिटी. उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा राइट बेस्ड एथिक्स थ्योरी. इसके अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं कि हमारा जो मेन जो मोटिव है इस थ्योरी के अंदर ये होता है कि हमें सामने वाले के राइट्स को सोच के उसके साथ मतलब बात करनी चाहिए, अपने एक्शंस को परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि एवरीवन इज हैविंग रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी और सबके पास राइट्स हैं. तो ये थ्योरी क्या कहती है कि जो भी हमारे एक्शन होंगे वो सारे किस चीज़ पे डिपेंड करेंगे कि सामने वाले को हम उतने ही राइट्स दें जितना कि भाई उसको मिलने चाहिए और उसको उतनी रिस्पेक्ट और डिग्निटी मिले. क्लियर. ये तीन टाइप्स है किसके अंदर, नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर. ये तीन टाइप्स की थ्योरीज है हमारी. पहली थी कंडक्ट के अंदर हमने टेलियोलॉजिकल और उसके बाद डियोंटोलॉजिकल पढ़ लिया. उसके बाद हमारे दूसरा है वर्च्यू मॉरलिटी, थर्ड है हमारा राइट बेस्ड एथिक थ्योरी. क्लियर. अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल में. तो सबसे पहले हमारा जो कंडक्ट थ्योरी है उसके अंदर हमारा टेलियोलॉजिकल जो मॉरलिटी है उसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है. क्लियर. उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है हमारा. तो फर्स्ट इज यूटिलिटेरियन थ्योरी, सेकेंड वन इज ईगोइज्म एंड थर्ड वन इज हेडोनिज्म. क्लियर. अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहला आता है हमारा यूटिलिटेरियन थ्योरी. उसको हम सबसे पहले ये देखते हैं कि किसने दी ये थ्योरी. ये थ्योरी दी है हमारी जे बेंथम ने. यूटिलिटेरियन जो एथिकल थ्योरी है उसका क्या काम है, टेलियोलॉजिकल जो थ्योरी है हमारी वो भी किस पे फोकस करती है, इसी चीज़ पे फोकस करती है कि कॉन्सिक्वेंसेस को देखती है, वो एक्शंस पे वर्क नहीं करती, और ये उसी का ही पार्ट है. तो ये भी किस चीज़ पे वर्क करेगा कि जो सामने वाला काम कर रहा है वो उसके जो एक्शंस हैं वो मैटर नहीं करते, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं एंड में उसका क्या रिजल्ट आता है उस चीज़ पे फोकस करता है. ये थ्योरी किस चीज़ पे वर्क करती है, GHGN. GHGN का मतलब क्या है, ग्रेटर हैप्पीनेस फॉर ग्रेटर नंबर. इसमें क्या कहती है ये थ्योरी, इस थ्योरी के अंदर क्या कहते हैं कि जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितने ज़्यादा लोग उस चीज़ को फेवर करेंगे उतनी हमारी हैप्पीनेस बढ़ेगी. क्लियर. और अगर मैं इस चीज़ का एक एग्जांपल लूँ,
इस थ्योरी का एग्जांपल लूँ तो इसमें हम कह सकते हैं कि मान लो कि जैसे अब 100% लोग हैं किसी चीज़ के लिए, जैसे अब हम माने कि हमारे गवर्नमेंट को हम जैसे सेलेक्ट करते हैं, हमारे सेलेक्ट करने का जो वो है वो मेजोरिटी है। मेजोरिटी कैसे है कि मान लो अगर 10% लोग उनको अपोज भी कर रहे हैं, ठीक है, 90% उनको वोट कर रहे हैं, तो हमारी वही गवर्नमेंट आती है, चाहे 10% उसको अपोज कर रहे थे। माइनॉरिटी को इसमें क्या किया जाता है, नेग्लेक्ट किया जाता है। तो इसमें यही है कि ज़्यादा लोग रहेंगे और ज़्यादा हैप्पीनेस चाहिए तो उसके लिए ज़्यादा लोग होने चाहिए। क्लियर, ये इसी एजेंडा पे, इसी एम पे काम करती है। क्लियर, इसका कहीं ना एजेंडा या जो चॉइस है वो यही है कि ज़्यादा बेनिफिट मिलता है जब ज़्यादा लोग होते हैं और उस चीज़ को एथिकली करेक्ट माना जाता है। अब ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग है, ये हमारा पर्सपेक्टिव नहीं है। क्लियर, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यही कहा जाता है कि ग्रेटर हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटर नंबर। क्लियर, और ये एक्शंस पे कोई वो नहीं कर रही है, डिटर्मिनेशन किससे हो रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस से हो रहा है, रिजल्ट से हो रहा है, एंड में क्या रिजल्ट आता है। क्लियर, इसके दो टाइप्स हैं हमारे, पहला है एक्ट एंड सेकंड इज रूल। एक्ट के अंदर जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, जो डेफिनेशन है यूटिलिटेरियनिज्म की, क्या है डेफिनेशन कि हमारे ज़्यादा जो लोग होंगे उससे हमारे ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा हैप्पीनेस आएगी हमारी। क्लियर, तो यही चीज़ ये बता रही है कि हमारा जो पर्सन जो परफॉर्म कर रहा है, एक्ट कर रहा है, वो किस चीज़ को बेनिफिट देता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट दे रहा है, तो इसका मतलब ये ठीक है। इसमें हम इस चीज़ को कंसिडर ही नहीं कर रहे कि उसकी फीलिंग्स क्या हैं या सोसाइटी के लिए उसमें लॉज को कंसिडर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये नेग्लेक्ट करता है लॉज को या पर्सनल फीलिंग्स है जो लोगों की उसको। रूल के अंदर क्या आता है, रूल के अंदर हम लॉ को कंसिडर करते हैं। क्लियर है, और इसमें हम ज़्यादा ध्यान देते हैं कि फेयरनेस होनी चाहिए। रूल जो है, बेसिक रूल वही है कि लोग ज़्यादा होने चाहिए, ज़्यादा हैप्पीनेस के लिए या ज़्यादा प्लेजर के लिए क्या होना चाहिए, लोग ज़्यादा ही होने चाहिए, ज़्यादा लोगों को बेनिफिट होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर क्या है, रूल को कंसिडर कर रहे हैं, जबकि एक्ट के अंदर हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे थे, लॉ को, रूल को कंसिडर नहीं कर रहे थे। इसके अंदर जो हमारा मेन मोटो है वो ये है कि लॉ को कंसिडरेशन में लिया जाएगा, फेयरनेस रहनी चाहिए, लेकिन जो मेन मोटो है वो वही रहेगा जो रूल था हमारा कि GHGN के ही मतलब एम पे या बेस पे वो चीज़ काम करती है। क्लियर, ये दोनों टाइप्स क्लियर हो गए। उसके बाद अब आता है हमारा डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेज सबसे पहला तो यही है कि इसमें हमारी जो माइनॉरिटी है वो कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट होती है। क्लियर, दूसरा इसमें ये हो सकता है कि जो मैंने अभी बताया, माइनॉरिटी नेग्लेक्ट होने का वही है कि हम कंपेयर करें, अगर हम ये देखें कि कोई एक मतलब जो ग्रुप है वो इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा, तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। कॉन्फ्लिक्ट आता है, लेकिन उस चीज़ को एट द एंड देखें तो उस कॉन्फ्लिक्ट का कोई वर्च्यू नहीं रहता, कोई मेन वो नहीं रहता, वो बस हमारे कॉन्सिक्वेंसेस को देख रहे हैं कि अगर 80% लोगों ने ये चीज़ मानी है तो इसी चीज़ को फॉलो किया जाएगा। क्लियर, उसके बाद हमारा क्या होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैंने बता दिया, और जो हमारे जो कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं वो सिमिलर स्केल पे नहीं आते, जिसकी वजह से हमारी जो क्वालिटी है वो एक लार्जर एक्सटेंट तक खराब होती है, डिफर करती है। क्लियर, तो हमें क्वालिटेटिव कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेज या रिजल्ट नहीं मिल रहे इस चीज़ में, ये इसका डिसएडवांटेज है, ड्रॉबैक है। क्लियर, उसके बाद हमारा आता है ईगोइज्म थ्योरी। ईगोइज्म थ्योरी क्या है, इसमें लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देख के चीज़ों को प्रमोट करते हैं या फिर एक्शंस को प्रमोट करते हैं। उनका जो ऑब्लिगेशन है वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को ही देखना है, उन्हें इस चीज़ से मतलब नहीं है कि प्लेजर मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी, इस चीज़ का कोई रोल नहीं है, उन्हें बस अपना सेल्फ इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे आपको मैं एक चीज़ एग्जाम्पल दूँ कि आपका अर्ली मॉर्निंग में एक एग्ज़ाम है, क्लियर, आपको एग्ज़ाम देने जाना है, लेकिन आप रात भर अच्छे से सोए और आप एग्ज़ाम के लिए लेट हो गए, तो उसमें आपका ही क्या हुआ, लॉस हुआ या बेनिफिट हुआ कि भाई आप, लेकिन एक पॉइंट पे अगर हम देखें कि आपने अपनी नींद पूरी करी, ठीक है, ये आपका अपना इंटरेस्ट था कि भाई मेरे को नींद पूरी करनी है, लेकिन उसमें आपका लॉस हुआ या बेनिफिट हुआ वो आपका कॉल है। क्लियर, लेकिन अगर आप ये करते हैं कि भाई मैं रात को सोता हूँ, टाइम से उठता हूँ, अपना एग्जाम देता हूँ, उससे भी आप ही का बेनिफिट होगा, आप ही का इंटरेस्ट इसमें फुलफिल हो रहा है कि आपको उस एग्जाम के बाद आपको जॉब मिलेगी, आप आगे ग्रो कर पाओगे। क्लियर, तो इसके अंदर सब कुछ अपने इंटरेस्ट का है, सेल्फ इंटरेस्ट का है कि आप किस चीज़ पे फोकस करते हो ज़्यादा, ये आपकी ऑब्लिगेशन है। क्लियर, इसमें राइट और रॉन्ग है वो एक इंडिविजुअल पर्सन का है, इसमें किसी और पे इस चीज़ का इम्पैक्ट नहीं होता, और जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जो भी एक्शन है वो एथिकली सही होना चाहिए, इसमें कहीं भी एथिकल रॉन्ग नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, बस मेन
जो मोटिव है वो ये रहना चाहिए कि हम अपना सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो उसको फुलफिल करें, लेकिन उसमें एथिकली रॉन्ग नहीं आना चाहिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस ठीक ही होने चाहिए। क्लियर। उसके बाद हमारा जो थर्ड है वो आता है हेडोनिज्म। हेडोनिज्म के अंदर हम क्या देखते हैं कि उसका मेन मोटिव क्या है कि बस हमें खुशी या प्लेजर मिलना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि मॉरल वैल्यूज पूरी हो रही हैं नहीं हो रही हैं, ठीक है, कैसा पर्सपेक्टिव आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अल्टीमेट एम या ऑब्लिगेशन हमारी क्या है कि ज्यादा से ज्यादा प्लेजर और हैप्पीनेस मिलनी चाहिए। क्लियर। अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं तो जैसे लोग सिगरेट पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, वो एथिकली गलत है, वो चीज मॉरल वैल्यूज में काउंट नहीं कर सकते हम, लेकिन उससे लोगों को, जो लोग उस चीज को कर रहे हैं, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं हैप्पीनेस मिल रही है, प्लेजर मिल रहा है, वो अपने में खुश है उन चीजों को करके, तो ये हेडोनिज्म के अंदर क्या करेक्ट माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि उससे क्या है, सामने वाले को प्लेजर मिल रहा है, हैप्पीनेस मिल रही है। इसमें जो पॉजिटिव इंपॉर्टेंस है वो किसको दी जा रही है, खुशी को दी जा रही है, प्लेजर को दी जा रही है, हैप्पीनेस को दी जा रही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कि वो डूइंग सही है या गलत है। क्लियर। हेडोनिज्म क्लियर हो गया। अब आता है हमारा डियोंटोलॉजिकल। ये जो थ्योरी थी हमारी, ये इमैनुअल कांत ने दी थी, ठीक है, इसको ही मॉडर्न जो डियोंटोलॉजी है उसका फादर कहा जाता है। ये थ्योरी क्या है, ड्यूटी बेस्ड थ्योरी है। ड्यूटी बेस्ड थ्योरी कैसे है कि इसमें हम हमारे जो एक्शंस है, हमारी जो प्रोसेस है, जो काम करने का जो हमारा तरीका है, उस पे जो हम मेन फोकस कर रहे हैं वो डियोंटोलॉजिकल के अंदर आता है। इसमें हम कॉन्सिक्वेंसेस पे जोर नहीं दे रहे, ना हम अपनी हैप्पीनेस या प्लेजर पे जोर दे रहे हैं। इसमें क्या है कि किसी काम को करने के तरीके को, मान लो कि कोई एक एग्जाम है, उसको एक बंदा पूरे अपने 100% एफर्ट्स के साथ क्लियर कर रहा है, लेकिन एक बंदा है वो चीटिंग के साथ या मतलब रॉन्ग नॉर्म्स के साथ उस चीज को मतलब कंप्लीट कर रहा है, एग्जाम को क्रैक कर रहा है। क्लियर। तो उससे क्या है, उसमें हमारा जो तरीका है वो गलत हुआ ना, कॉन्सिक्वेंसेस चाहे कुछ भी हो, कि दोनों ने एग्जाम क्लियर किया, लेकिन एक ने रॉन्ग मीन्स से किया, एक ने एक सही तरीके से सही डायरेक्शन में जाके मेहनत करके किया। तो इसमें हमारा डियोंटोलॉजिकल में हमारा जो तरीका है, जो एक प्रोसेस है एक्शंस करने का, उसको इस मेन मोटो दिया जाता है। क्लियर। इसमें इसीलिए इसको क्या कहा गया है, ड्यूटी बेस्ड कहा गया है। इसमें हम अपने जो हैप्पीनेस, प्लेजर या कॉन्सिक्वेंसेस पे कोई फोकस नहीं कर रहे, हम हमारे काम करने के तरीके पे फोकस कर रहे हैं। क्लियर हो गया डियोंटोलॉजिकल मॉरलिटी। उसके बाद हमारा आता है थर्ड, राइट बेस्ड एथिक्स। ये जो थ्योरी थी ये जॉन रॉल्स ने दी थी। इसका आइडिया क्या था, जिस थ्योरी पे ये काम कर रहा है, कि हमारा जो ह्यूमन बीइंग है उसको डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास भी अपने राइट्स हैं। क्लियर। उसका सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट था कि ये जो एथिक्स है ये राइट बेस्ड एथिक्स है, कि इसमें जो हमारा जो कर्तव्य है, हमारी जो ड्यूटी है, इज टू रिस्पेक्ट अदर पीपल्स राइट, और उसको उसी हिसाब से ट्रीट किया जाए। क्लियर। जैसे अब मैं कहूँ कि हमारे जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं कर्व करती है, तो उससे क्या होता है कि हमारा अगर हम इस थ्योरी के बेसिस पे देखें तो वो कहीं ना कहीं एथिकली गलत है, क्योंकि हमें हमारे राइट्स को मतलब पूरा करने से रोक रही है हमारी गवर्नमेंट। तो इस थ्योरी के अंदर हमारा जो इम्पोर्टेंस है वो हर एक पर्सन के, ह्यूमन बीइंग के राइट्स को दिया जा रहा है, मोर देन दैट ऑफ मॉरल वैल्यूज की। इसमें मॉरल वैल्यूज की इतना फोकस न देखे कि उसके जो राइट्स है वो उसके फॉलो होने चाहिए, चाहे उसमें वो गलत कर रहा है चाहे सही कर रहा है, लेकिन उसके वो राइट्स हैं तो उसको उसके राइट्स मिलने चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। क्लियर। इसमें हमारा जो एक ड्रॉबैक है या फ्लॉज है वो यही है कि इसमें मॉरल वैल्यूज को लेस इंपॉर्टेंस दी जाती है, और जिसकी वजह से मतलब हम कहीं ना कहीं इस थ्योरी को लेस एफिशिएंट मान सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है हमारा वर्च्यू थ्योरी। ये थ्योरी जो थी ये कौन से फिलोसफर ने दी थी, एरिस्टोटल ने दी थी। इस थ्योरी के अंदर हमारा जो मेन जो बेस है वो क्या है, कैरेक्टर। ये फोकस करती है हर पर्सन को जज करने में उसके कैरेक्टर पे, रेदर देन इट्स एक्शंस, कि जो कि उसके जो एक्शंस है उस पर फोकस नहीं किया जाता, उसके कैरेक्टर्स पे फोकस किया जाता है। और जो कि एक्शंस जो है कभी भी नॉर्मल बिहेवियर से अलग भी बिहेव कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि ये इस एक पर्सन का कैरेक्टर कैसा है उसके बेसिस पे जजमेंट देती है, कि उसकी मॉरल वैल्यूज कैसी है, उसकी रेपुटेशन कैसी रही है, ठीक है, उसका जो मतलब कहते हैं कि उसका पास्ट जो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस रहा है वो कैसा रहा है, उस बेसिस पे जो डिसीजन लिया जाता है वो वर्च्यू थ्योरी के अंदर आता है। इसमें हम जो वर्च्यू एथिक्स के अंदर जो डिसीजन मेकर है वो ये समझता है कि जो वर्च्यूज है वो किस हिसाब से, मतलब पब्लिक रिलेशनशिप के लिए किस हिसाब से ठीक है, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो डिसीजंस है वो लिए जाते हैं। क्लियर।
वर्च्यू जो है, मैं आपको एकदम इन शॉर्ट या ब्रीफ में बता दूं, जिस्ट क्या है इस पूरे थ्योरी का, ये है कि ये सिर्फ करेक्टर्स को देखता है, ये चेक नहीं करता कि उसके एक्शंस कैसे हैं, उसने गलत किया है या सही किया है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक पर्सन है, उसका करेक्टर बहुत अच्छा है, वो हमेशा नॉर्मल रहता है, लेकिन ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज हुए, ऐसा मतलब सिनेरियो बना, सर्कमस्टेंसेज हुए कि उसने क्या किया, उसने चोरी कर ली, ठीक है। तो इस थ्योरी के हिसाब से हम उसको पनिश नहीं करेंगे, क्योंकि उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, उसका जो करेक्टर है वो बहुत अच्छा रहा है, क्लियर। लेकिन अगर मैं मानूं कि एक बंदा चोरी करता है, रॉन्ग डूइंग्स में है, और उसके बाद वो ठीक होना चाहता है, ठीक है, वो आगे अपनी लाइफ को सही करना चाहता है, तो वो जो ये थ्योरी है वो उसको ये चीज अलाउ नहीं करेगी, वो उसको उसके जो पास्ट एक्सपीरियंस है या करेक्टर है उसी के बेसिस पे जज करेगी, क्लियर। तो इस थ्योरी का यही एक ड्रॉबैक है कि ये पर्सनल जो चेंज आता है या मॉरल कैरेक्टर्स में जो चेंज आएगा पर्सन के, उसको कंसीडर नहीं करती। ये एक होमोजीनियस सोसाइटी पे वर्क करती है कि अगर एक पर्सन ने पास्ट में रॉन्ग डूइंग्स करी है तो वो आगे भी गलती करेगा, और अगर कोई बहुत अच्छा है तो वो कभी गलत नहीं कर सकता। ये इस थ्योरी का मेन एम है या मेन मोटो है, जो जिस पे काम कर रही है, क्लियर। वर्च्यू थ्योरी क्लियर होगी। अब हम अपनी डिस्कस करेंगे मेटा एथिकल थ्योरीज को। जो मेटा एथिक्स के अंदर जो हमारी थ्योरीज को डिस्कस किया गया है, उनको अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये 4 टाइप की थ्योरीज हैं। सबसे पहले है नेचुरलिज्म, सेकंड इज नॉन नेचुरलिज्म और इंट्यूशनिज्म, उसके बाद थर्ड है इमोटिविज्म, और फोर्थ इज प्रिस्क्रिप्टिविज्म, ठीक है। इन चारों को अब हम वन बाय वन देख लेते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले आता है हमारा नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म का मतलब होता है वही नेचुरल जो है, ऐसे मॉरल फैक्ट्स जो कि ऑर्डिनरी, जैसे कि हम कहें कि जो नॉर्मली बताए गए हैं, जो ऑलरेडी ऑब्जर्वेशन से देखे गए हैं कि ये चीज नेचुरली ठीक होती है, ये ऐसे ही होती है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, उस थ्योरी के अंदर क्या आता है, नॉर्मलिज्म के अंदर आते हैं वो सारे फैक्ट्स। जैसे नेचुरलिस्ट होल्ड दैट देयर आर मॉरल प्रॉपर्टीज इन द वर्ल्ड दैट मेक ट्रू एटलीस्ट सम ऑफ आवर ऑर्डिनरी मॉरल बिलीफ व्हिच इंप्लाई दैट द मॉरलिटी इज कॉग्निटिव। अगर मैं ये बोलूं आपको कि जैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको लूं कि जैसे अगर मैं ये कहूं कि अगर कोई अब हम हैं कि किसी एनिमल्स मतलब जो एनिमल है कोई, उसको मार के खाते हैं, ठीक है, तो मतलब एक ये प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है कि हाँ ठीक है, ये साइकिल को बनाए रखने के लिए सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, कि भाई हमें ये करना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये कि नेचुरल प्रोसेस है, इसको हमने थ्रू ऑब्जर्वेशन या थ्रू फैक्ट्स हमने ये देखा है कि ये ऐसे ही चलता आ रहा है, क्लियर। और जो नेचुरलिज्म है, ये एक कॉग्निटिव प्रोसेस है। इसका मतलब ये है कि हम लर्न कर रहे हैं किससे, इन्फो से जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। हम इस चीज में ये देख रहे हैं कि स्टेटमेंट सही है या गलत है, इस चीज का हमारा कुछ नहीं है। हम जो सीख रहे हैं वो जो पास्ट में जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे ही हम सीख रहे हैं, क्लियर। जो फैक्ट्स हैं, ऑब्जर्वेशन हैं, उसके बेसिस पे जो हम सीख रहे हैं वो नेचुरलिज्म के अंदर आता है। These moral properties are perfectly natural properties rather than being non-natural or intuition based। अब ये हमारे intuition based नहीं है, ये हम already exist जो हमारा है ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो हमने देखा है, उसके जो फैक्ट्स हैं, हमारे मॉरल फैक्ट्स हैं, ऑर्डिनरी फैक्ट्स हैं जो हमारे, उनके बेसिस पे ही हम अपना जजमेंट दे रहे हैं इस थ्योरी के अंदर, क्लियर। बात है हमारा नॉन नेचुरलिज्म या इंट्यूशनिज्म। इसके अंदर हम क्या कहते हैं कि जो मॉरल प्रॉपर्टीज है वो अलग टाइप की प्रॉपर्टीज हैं, डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज हैं, हम उनको ऑर्डिनरी फैक्ट या मॉरल फैक्ट नहीं कह रहे। They are definitely the part of the world, but we examine them through any experiment or observation। इसमें भी हम यही कह रहे हैं कि हम एक्सपेरिमेंट करके, उसमें भी यही है, नेचुरलिज्म में भी यही है कि हम फैक्ट्स के, ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे ही हम बता रहे थे कि हमारा जो मतलब जो भी ये क्राइटेरिया है, जो भी हम फॉलो कर रहे थे जिस थ्योरी को, उसमें भी हम ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही कर रहे थे। यहाँ पे भी हम एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही कर रहे हैं, लेकिन इसमें वो मॉरल प्रॉपर्टीज को डिफरेंट टाइप के प्रॉपर्टीज की तरह कंसिडर कर रहा है, ना कि मॉरल फैक्ट्स की तरह, ऑर्डिनरी फैक्ट्स की तरह जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं हमारे वर्ल्ड में या सोसाइटी में। These claims are intuitions that's why we are called intuitionists। अब ये जो क्लेम्स है ना हमारे, इसके लिए हमारे पास कोई फैक्ट्स नहीं है, हमने एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन से देखा, बस हमने कह दिया कि नहीं ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है, ये फैक्ट्स, ये वो वाली चीज नहीं है कि हम कह दें कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, क्लियर। ये सिर्फ हमारा एक इंट्यूशन है, ये हमारे मन की सोच है, हम मान रहे हैं कि नहीं ये इस तरह से होगा, ठीक है, क्लियर। अब जो ये वाला जो टाइप है इंट्यूशनिज्म, ये भी क्या है, कॉग्निटिव है। कॉग्निटिव का मतलब कि हमें ये नहीं पता, हम बस सीख रहे हैं, हमने जो इन्फॉर्मेशन देखी उससे हमने सीखा कि भाई ये किस तरह से है, हमारा कोई इसमें रोल नहीं है, क्लियर।
एथिकली स्टेटमेंट सही है या गलत है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव कहते हैं। कि हम लर्न कर रहे हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाली चीजों से या ऑब्जर्व करके उन चीजों से हम सीख रहे हैं, उसको कहते हैं कॉग्निटिव। क्लियर। तो नॉन नेचुरलिज्म में भी जो हमारा मॉरलिटी है वो कॉग्निटिव क्यों है, क्योंकि ये इंट्यूशन बेस्ड है। अब इसमें हमने फैक्ट्स को तो मतलब यूज नहीं करा, इसमें हमने अपने मन की बात को कहा कि हमने ऑब्जर्व कर लिया कि ये चीज ठीक है या गलत है, तो उसको हमने ऑब्जर्व करके अपने इंट्यूशन से बताया कि ये चीज सही है या गलत है। तो इसका यहाँ डिस्टिंक्शन आता है, यहाँ ये अलग मतलब तरह से फॉलो करती है। नेचुरलिज्म में क्या कर रहे थे हम जो प्री एग्जिस्टिंग फैक्ट्स हैं उनके बेसिस पे, उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही हम ये बता दे रहे थे कि भाई ये चीज होगी या नहीं होगी। क्लियर। लेकिन नॉन नेचुरलिज्म में हम क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जर्वेशन तो कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, हम हमारी इंट्यूशन से कर रहे हैं, हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर काम नहीं कर रहे। क्लियर। ये था नेचुरलिज्म और नॉन नेचुरलिज्म का। क्लियर। डिफरेंस क्लियर हो गया। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम इंट्यूशन यूज नहीं करते, जो चीज नेचुरली एग्जिस्ट कर रही है उसी पे ही हम वर्क कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या करते हैं, हम अपने इंट्यूशन के बेसिस पे ही डिसीजन मेकिंग करते हैं। क्लियर। थर्ड हमारा आता है मेटा एथिक्स थ्योरी के अंदर इमोटिविज्म। ये एक नॉन कॉग्निटिव हमारी थ्योरी है। नॉन कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, कोई चीज अच्छी है, बुरी है, सही है, गलत है, उसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता। ये सिर्फ एक पर्सनल फीलिंग है, पर्सनल ओपिनियन है, जो हम ये कहते हैं ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है या बुरा है। क्लियर। तो नॉन कॉग्निटिव के अंदर ये आता है कि हम किसी भी चीज को ऐसे एक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं दे रहे, अच्छे बुरे सही गलत को। ये एक पर्सनल ओपिनियन है जो हम ये बताते हैं कि ये चीज सही होगी या गलत होगी। क्लियर। इमोटिविज्म को हम सिंपल लैंग्वेज में अगर बताएं तो वो क्या है कि हम अपने फीलिंग्स को बस एक एक्सप्रेस कर रहे हैं। एथिकल लैंग्वेज के अंदर अगर हम फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, वो किसके अंदर आता है, इमोटिविज्म के अंदर आता है। अब एथिकल स्टेटमेंट को हम ये प्रूव नहीं कर सकते ये सही है या गलत है, क्योंकि उसमें सिर्फ वो अपनी फीलिंग्स बता रहा है। इस वजह से ये क्या है, ऑब्जेक्टिव मॉरल लॉ जो है हमारा उसके अंदर नहीं आता, उसके अंदर हम ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती। और जो इमोटिविज्म है वो इज रिलेटेड टू रिलेटिविज्म, ये रिलेटिविज्म से रिलेटेड है। क्लियर। इमोटिविज्म एक जरिया है अपनी फीलिंग्स को बताने का, एक्सप्रेस करने का थ्रू एथिकल लैंग्वेज। एक अच्छे तरीके से हम बोल के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब इसमें हम ये सही बता नहीं सकते कि ये बंदा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, उसने बस अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया। क्लियर। इसी वजह से हम इमोटिविज्म को नॉन कॉग्निटिव कहते हैं, क्योंकि इसमें सही गलत अच्छा बुरा इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बस एक पर्सनल फीलिंग का ही मैटर है। क्लियर। ये जो इमोटिविज्म जो है ये एक्सप्लेन किया था एजे आयर ने, और इसको डेवलप किया था चार्ल्स स्टीवेंसन ने। क्लियर। इमोटिविज्म क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है प्रिस्क्रिप्टिविज्म। इस अप्रोच के अंदर हम ये देखेंगे कि जो लैंग्वेज यूज हो रही है, जैसे इमोटिविज्म में क्या हो रहा था, हम सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स को देख रहे थे कि भाई वो कैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, उसमें सही या गलत हम नहीं जज कर पा रहे थे। लेकिन इसमें जो हमारी अप्रोच है प्रिस्क्रिप्टिविज्म में, कि हमारी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, हमें करेक्ट यूसेज ऑफ लैंग्वेज करना है, इसका बेसिक फोकस यही होता है। क्लियर। कि हमें ये देखना है इस नॉर्म्स पे ये काम कर रहा है कि हमारी जो लैंग्वेज है वो कैसी होनी चाहिए। ये ज़्यादातर एजुकेशनल सेक्टर्स या फिर जो हम पब्लिशिंग करते हैं पेपर्स वगैरह की, उसमें ये यूज़ किया जाता है। इसको किसने दिया था, रिचर्ड एम हरे ने दिया था, और ये भी एक नॉन कॉग्निटिव अप्रोच है। क्लियर। प्रिस्क्रिप्टिविज्म क्लियर हो गया। तो इसके साथ हमारे जो मेटा एथिक्स की जो थ्योरीज थी चारों वो कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हमारा एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप। अब हमारा पहला आता है प्राइवेट रिलेशनशिप। प्राइवेट रिलेशनशिप को हम कह सकते हैं पर्सनल रिलेशनशिप। हमारा पर्सनल रिलेशनशिप कैसा है, इससे कि जो कनेक्शन बनता है लोगों के बीच में थ्रू इमोशनल बॉन्ड या फिर इंटरेक्शन, दो लोगों के बीच में या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो इंटरेक्ट करते हैं, वो जो इमोशनल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, इंटरेक्ट करके जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको क्या कहते हैं, हम पर्सनल रिलेशनशिप कहते हैं या प्राइवेट रिलेशनशिप कहते हैं। क्लियर। प्राइवेट रिलेशनशिप्स आर मोर इंटीमेट रिलेशनशिप, ज़्यादा इंटीमेट रिलेशनशिप्स होते हैं। इंटीमेट मतलब प्राइवेट रिलेशन, इतना हम इसका एक्सपोजर करने की जरूरत नहीं होती, हम इन्हें जितना हो सके उन्हें अपने तक रखते हैं। क्लियर। जैसे हमारी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, और हमारा खुद से भी जो रिलेशन है वो भी किसके अंदर आता है, हमारा प्राइवेट रिलेशनशिप के अंदर आता है। इंडिविजुअल अपने साथ कैसा रिलेशन परफॉर्म करता है कि भाई मैं अपने मतलब मैं अकेले में हूँ तो मैं कैसे रहती हूँ, तो वो वाली चीज़ भी किसके अंदर आती है, प्राइवेट रिलेशनशिप के अंदर आती है। जो गवर्निंग फैक्टर्स हैं एथिक्स के प्राइवेट रिलेशनशिप के लिए, वो क्या इन्वॉल्व करते हैं, इंडिविजुअल वर्च्यूज, ठीक है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज,
उसके बाद रिलीजन, सोशल नॉर्म्स और लॉ ऑफ लैंड, मतलब कि लॉ कैसा है, इंडिविजुअल वर्च्यूज की भाई उसका कैरेक्टर कैसा है पर्सन का, उसके बाद उसका जो ह्यूमन वैल्यूज जो यूनिवर्सली वो फॉलो कर रहा है वो रिलीजन, सोशल नॉर्म्स कैसे हैं। क्लियर। आर वाइटल फॉर सोसाइटी टू मेंटेन हार्मोनी आइदर इट इज इन प्राइवेट और पब्लिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ये चाहे प्राइवेट में हो या पब्लिक रिलेशनशिप में, ये सोसाइटी में हार्मोनी मेंटेन करने के लिए वाइटल रोल प्ले करते हैं। क्लियर। अब आता है हमारा पब्लिक रिलेशनशिप। पब्लिक रिलेशनशिप क्या है? एक मैनेजरियल फंक्शन है जो एग्जामिन करता है और जजमेंट प्रोवाइड करता है पब्लिक एटीट्यूड्स की, मतलब कि एक पर्सन का बिहेवियर दूसरे पर्सन के साथ कैसा है, और जो कि एक तरह से प्राइवेट रिलेशनशिप फॉलो नहीं करते, जो एक दूसरे के साथ एक फॉर्मल रिलेशनशिप फॉलो करते हैं, उसको हम कहते हैं पब्लिक रिलेशन। इट इज़ द एक्शन ऑफ गेटिंग अलॉन्ग विद पीपल वी कॉन्स्टेंटली कम इन टच विद, जिनके साथ हम रेगुलर बेसिस पे, अगर मान लो कि हम किसी के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं लेकिन उनके साथ हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, हमारा फैमिली रिलेशन नहीं है, लेकिन हम उनसे मिल रहे हैं रोज, तो उनके साथ हमारा कैसा रिलेशनशिप हो जाता है? पब्लिक रिलेशनशिप हो जाता है। क्लियर। इट ऑल्सो मेंटेन म्यूचुअल रिलेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पब्लिक, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का और उसके जो एम्प्लॉयज हैं या हायर अथॉरिटीज है जो भी है, उसका जो आपस में रिलेशन होता है वो भी किसके अंडर आता है? पब्लिक रिलेशनशिप के अंडर आता है। पब्लिक रिलेशंस में हम इन्वॉल्व करते हैं शेयर होल्डर्स को, गवर्नमेंट को, कंज्यूमर्स को, टीचर्स को, एम्प्लॉयज को, इन सब के साथ जो हम रिलेशन फॉलो करते हैं वो कौन सा आता है? पब्लिक रिलेशन में आता है। पब्लिक रिलेशनशिप का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये होता है कि ये जस्ट टू इम्प्रूव द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, की लोगों से बातचीत जो है वो उसका एक जरिया बढ़े और एक टू वे फ्लो रहे, किस चीज़ का? इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग का। ये एक फॉर्मल रिलेशन होता है एक तरह से, जिसमें हम सिर्फ कम्युनिकेट करते हैं, अपने कम्युनिकेशन को बढ़ाते हैं और इन्फॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा के हम अपना जो वर्क प्रोग्रेस है उस पर काम करते हैं। क्लियर। बस हमारा ये जो एजेंडा है ये मेनली हमारा फॉर्मल जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं उनके लिए होता है। क्लियर। जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा स्कूल है, हमारा कॉलेज है, वहाँ हम फॉर्मल रिलेशन जो बनाते हैं, एक कनेक्ट बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, वो हमारा पब्लिक रिलेशनशिप में आता है। क्लियर हो गया। अब पब्लिक रिलेशनशिप जो फॉलो कर रहा है एक पर्सन, उसको उस पब्लिक सर्वेंट को 5 तरह के रोल हैंडल करने पड़ते हैं। सबसे पहला आता है उसका प्राइवेट, जो है उसका जो पर्सनल रिलेशनशिप है अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या खुद के साथ, जो है मैं अभी हम जो डिस्कस किया था प्राइवेट रिलेशनशिप में। उसके बाद एक प्रोफेशनल रोल है उसका, उसके जॉब के लिए उसका जो रोल है, उसका जो वर्क इन्फ्लुएंस है, जुडिक्शन है, उसमें जो उसका रोल है। उसके बाद उसकी सोसाइटी में या ह्यूमैनिटी की तरफ जो उसका रोल है, ये सारे जो पांचों के पांचों रोल है ये किसके अंदर आते हैं? पब्लिक रिलेशनशिप के अंदर आते हैं, जो एक पब्लिक सर्वेंट कहीं ना कहीं हैंडल करता है या फॉलो अप करता है। क्लियर। एक फिलोसफर थे नॉलन। नॉलन ने क्या किया था? 7 प्रिंसिपल्स दिए थे पब्लिक रिलेशनशिप को बताने के लिए। क्लियर। तो सबसे पहला था सेल्फलेसनेस। पब्लिक ऑफिशियल्स शुड टेक डिसीजंस इन ऑर्डर टू फुलफिल पब्लिक इंटरेस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल और अदर मटेरियल बेनिफिट। सेल्फलेसनेस क्या है? कि उसको जो डिसीजन लेने हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए लेने हैं, ना कि अपना फाइनेंशियल बेनिफिट देखने के लिए या फिर अपना अदर मटेरियल बेनिफिट देखने के लिए नहीं लेना है। रिस्पेक्टिव ऑफ हिज फाइनेंशियल बेनिफिट, उसे क्या करना है? उसको अपने डिसीजन जो है वो बस पब्लिक इंटरेस्ट को देख के कि भाई वो लोगों का भला करे, उस हिसाब से उसको लेने हैं। तो पहला प्रिंसिपल आता है सेल्फलेसनेस का। क्लियर। उसके बाद हमारा आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होता है? कि कोई बंदा अगर ऑफिस में काम कर रहा है, पब्लिक ऑफिस में काम कर रहा है, उसको किसी भी फाइनेंशियल या कोई और अदर ऑब्लिगेशन जो है उसके अंडर मतलब सप्रेस नहीं होना चाहिए, उसको उसका दबाव नहीं फील करना चाहिए। उसको जो अपनी डिसीजन मेकिंग है वो बिल्कुल फेयर और एकदम ट्रस्टवर्दी रखनी चाहिए, जिससे कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट ना हो। क्लियर। मतलब मान लो अगर हम किसी से इन्फ्लुएंस होकर कहीं ना कहीं डिसीजन देते हैं तो हमारी इंटीग्रिटी कहीं ना कहीं अटैक होती है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो होल्डर है पब्लिक ऑफिस का, उसको अपने आप को इन ऑब्लिगेशन से दूर रखना चाहिए, जिससे कि वो उस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अपनी परफॉर्मेंस को मतलब ठीक से परफॉर्म कर पाए, उसकी वो परफॉर्मेंस अफेक्ट ना हो इन सब चीज़ों की वजह से। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिविटी, कि जो होल्डर है पब्लिक ऑफिस का, जो पब्लिक ऑफिस में जो काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में किसी में भी कोई काम कर रहा है, तो उसको जो उसके डिसीजंस है वो पार्शियल होके नहीं लेने हैं, फेयर रहना है और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ठीक है। उसको बायास नहीं होना है बिल्कुल भी अपने डिसीजन मेकिंग में। उसको जो एविडेंस है उसके बेसिस पे ही डिसीजन लेना है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन और गेटिंग बायास्ड। क्लियर। ये आता है ऑब्जेक्टिविटी के अंदर।
नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी कि कोई भी पब्लिक ऑफिसर या फिर कोई भी एम्प्लॉय है जो भी है उसको अकाउंटेबल रहना है अपने डिसीजन मेकिंग या एक्शंस जो उसने करे हैं इन पब्लिक, मतलब जो भी उसकी डिसीजन मेकिंग होगी उसके लिए वो आंसरेबल रहना चाहिए। उसको ये बताना चाहिए कि भाई हाँ मैंने ये जो काम किया है वो इस बेसिस पे किया है, जिससे कि उसका कहीं भी उसको मतलब कहते हैं ना फेथ कहीं भी लोग उसके लिए लूज ना करें। क्लियर? तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद है ओपननेस, मतलब जो भी डिसीजन मेकिंग की जाए, जो भी एक्शंस किए जाए, वो सारे एक्शंस ट्रांसपेरेंट और ओपन रहने चाहिए, जिससे कि खुद मतलब उस पर्सन को अपने अकाउंटेबिलिटी देनी ही ना पड़े। वो इतना क्लियर रहे कि हाँ जो उसने काम किया है वो बिल्कुल ठीक है। उसको जितना भी डिसीजन मेकिंग है या जो उसने एक्शंस किए हैं उसको पब्लिक ही रखना चाहिए, रिस्पेक्टिव ऑफ कि जब तक वो उस इंफॉर्मेशन को अंडर द लॉ आके उसको हाइड करने के लिए ना कहा जाए, कि हम ये ना कहें कि इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है इसको हम नहीं दिखा सकते। क्लियर? तो तब तक जो पब्लिक एम्प्लॉय है या पब्लिक ऑफिस में जो पर्सन काम कर रहा है उसको क्या करना चाहिए, अपने जो एक्शंस हैं या डूइंग्स हैं या डिसीजंस हैं उनको एकदम ट्रांसपेरेंट और ओपन रखना चाहिए। क्लियर? उसके बाद आता है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी जो है मतलब ये किससे आती है कि हम ट्रुथफुल रहें, हम ट्रस्टवर्दी रहें, हम सामने वाले का जो ट्रस्ट है उसे ब्रेक ना करें, कोई भी मतलब कोई भी डिसीजन मेकिंग है उसमें फॉल्स मीन्स यूज ना करें। तो उससे क्या है पर्सन की जो है वो ऑनेस्टी बनी रहती है। तो हमें इन स्टेप्स को अपने जो डे टू डे रूटीन है या जो हम एक्शंस कर रहे हैं उसमें इनको इन्वॉल्व करना चाहिए। क्लियर? उसके बाद है लीडरशिप। 7th जो है हमारा लीडरशिप क्या है, जो भी अथॉरिटी काम कर रही है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में उसको एज अ लीडर लीडरशिप क्वालिटी फॉलो करते हुए हमारे जितने भी ये प्रिंसिपल्स थे इनको सपोर्ट और प्रमोट करना चाहिए। क्लियर? ये सारे थे नॉलन 7 प्रिंसिपल्स जो पब्लिक रिलेशनशिप के लिए उसने दिए थे। क्लियर? अब ये हमारे सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे पब्लिक रिलेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन आता है, फिर आता है लॉ, थर्ड वन इज नेशन, उसके बाद फोर्थ हमारी कंट्री और पीपल, फिर डेमोक्रेसी, सिक्स्थ इज ऑर्गेनाइजेशन, ब्यूरोक्रेटिक नॉर्म्स, सेवेंथ इज प्रोफेशनलिज्म, एट्थ इज फैमिली एंड फ्रेंड्स, नाइन्थ इज सेल्फ मिडिल रेंज, कलेक्टिव such as class, race, union, interest group and church, public interest and general welfare, humanity, religion और God। ये सारे जो फैक्टर्स हैं हमारे, ये हमारी जो पब्लिक रिलेशनशिप हैं उनको बहुत हद तक अफेक्ट करते हैं। क्लियर? अब आता है हमारे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं या एलिमेंट्स हैं जो मतलब हमारे प्राइवेट रिलेशनशिप के अंदर इंक्लूड किए गए हैं और पब्लिक रिलेशनशिप के अंदर। तो देख लेते हैं। जो रिलेशनशिप्स होते हैं प्राइवेट रिलेशनशिप्स वो क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। क्लियर? और पब्लिक रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। हाँ, हम किसी पर्सन से मिल रहे हैं, किसी काम के लिए मिल रहे हैं, क्या पता उससे फिर उसके बाद हमारी मुलाकात हो ना हो, तो वो टेम्परेरी रिलेशन होता है। जबकि प्राइवेट में क्या होता है, हमारी जो फैमिली है उसके साथ हम एक लॉन्ग रिलेशनशिप फॉलो अप करते हैं। क्लियर? ये इंटीमेट रिलेशनशिप होता है, ये गार्डन रिलेशनशिप होता है। इसमें क्या है भाई, हम प्राइवेट रिलेशनशिप में हम अपना इंटीमेसी रखते हैं, हम प्राइवेसी रखते हैं अपने में। ये गार्डन रिलेशन होता है कि भाई हमारा बस काम है तब तक के लिए रिलेशनशिप है, उसके बाद हमारा कोई मतलब नहीं है। क्लियर? प्राइवेट जो रिलेशनशिप है हमारी, दे नीड टू बी लाइक्ड एंड लव्ड। उनको हम भाई पसंद करते हैं, प्यार करते हैं अपने जो मतलब जो हमारे प्राइवेट जो पर्सनल रिलेशंस होते हैं उनके साथ। दे नीड टू बी रिस्पेक्टेड, वहाँ पे डिग्निटी और रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखनी है पब्लिक रिलेशनशिप्स में। क्लियर? वहाँ पे हमारा एक अलग ही एक हमें एज अ पर्सन डील करना पड़ता है अपनी फैमिली के साथ, एक हम अलग आइडेंटिटी शो करते हैं। क्लियर? उसके बाद स्मॉल इन नंबर, बहुत लोअर लेवल पे हम कहते हैं कि छोटे होते हैं हमारे ये ग्रुप्स, बहुत कम मतलब बहुत कम लेवल पे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ज़्यादा लोग नहीं होते। क्लियर? जैसे हमारी फैमिली है वो इतनी बड़ी नहीं होगी, हमारा जो सोशल ग्रुप है वो ज़्यादा होता है, जो हमारा पब्लिक रिलेशनशिप है वो ज़्यादा होती है। क्लियर? एक्सपेक्टेशंस ऑफ लॉयल्टी, इस पे हम लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हैं प्राइवेट रिलेशनशिप में, जबकि हम पब्लिक रिलेशनशिप में अकाउंटेबिलिटी कि भाई हम जो भी हम काम करें, जो भी हमारा एक्शन हो उसके लिए हम आंसरेबल रहें। जबकि प्राइवेट रिलेशनशिप्स में हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती, बस हमें लॉयल रहना पड़ता है अपने रिलेशंस को लेके। क्लियर? अब हमारा आता है वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज। अब हम डिस्कस करेंगे कि वैल्यूज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन वैल्यूज की क्या जरूरत पड़ी हमें, और कैसे वो उसने हमारी सोसाइटी को बहुत इंप्रूव किया और एथिकली हमें एक एथिकल बिहेव करना सिखाया। क्लियर? तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं वैल्यूज को। वैल्यूज क्या है? दीज आर द प्रिंसिपल्स विच आर हेल्पफुल टू अस टू गाइड द राइट पाथ। क्या है? वैल्यूज हमें वो चीज़ सिखाती हैं जिससे कि हम एक सही पाथ पे चल सके, एक राइट पाथ फॉलो कर सकें।
एक ह्यूमन बिहेवियर और एक्शंस को पॉजिटिव होने के लिए हमारा वैल्यूज का होना बहुत ज़रूरी है। हम कहते हैं ना मॉरल वैल्यूज का होना ज़रूरी है, एथिकल वैल्यूज का होना ज़रूरी है। तो वैल्यूज का होना बहुत ज़रूरी है ह्यूमन बिहेवियर के पॉजिटिव रहने के लिए, उसके एक्शंस को पॉजिटिव होने के लिए। दे आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, चॉइस, नीड, डिजायर एंड प्रेफरेंसेज। ये जो वैल्यूज हैं वो अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे, अपनी चॉइसेस के बेसिस पे ही फॉर्म की जाती हैं। क्लियर। अब आता है हमारा ह्यूमन वैल्यूज। जो वैल्यूज एक ह्यूमन बीइंग फॉलो अप करे, उसका जो मेन जो कोर हो वो फॉलो करे, वो क्या आता है, ह्यूमन वैल्यूज आती कही जाएंगी, वो ह्यूमन वैल्यूज के अंदर आएंगी। द वैल्यूज विच आर कंसिडर्ड बेसिक इनहेरिटेंट वैल्यूज इन ह्यूमन इंक्लूड ट्रुथ, लॉयल्टी, लव, पीस एक्सेट्रा, बिकॉज दे ब्रिंग आउट द फंडामेंटल गुडनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड सोसाइटी एट लार्ज। क्लियर। तो ये सारी जो वैल्यूज हैं ये अगर किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर इनहेरिट होती हैं, उसके अंदर ये क्वालिटीज होंगी, तो उसको क्या कहा जाता है कि इस बंदे के अंदर ह्यूमन वैल्यूज है, मॉरल वैल्यूज है, एथिकल वैल्यूज हैं। क्योंकि उससे क्या होगा कि उसकी जो गुडनेस है वो बढ़ेगी और वो सोसाइटी में एक तरह से अपना एक अलग प्लेस रखेगा कि भाई हाँ ठीक है, इस बंदे के अंदर ह्यूमन वैल्यूज है, वो हमेशा रिस्पेक्टफुल वे में देखा जाएगा उसको। अब इम्पोर्टेंस क्या है हमारी ह्यूमन वैल्यूज की, कि ये हमें अंडरस्टैंडिंग, मोटिवेशन और कैसे बिहेव करना है ये सिखाता है। क्लियर। किसके साथ, अदर ह्यूमन बींग्स के साथ, और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर जो पब्लिक रिलेशनशिप्स हम रखते हैं उनके साथ कैसे बिहेव करना है, ह्यूमन वैल्यूज हमें सिखाती हैं। इन्फ्लुएंसेस आर परसेप्शन फॉर द वर्ल्ड अराउंड अस, वही कि हम इन्फ्लुएंस करता है कि हमें कैसा परसेप्शन रखना है, कैसा व्यू रखना है लोगों के साथ। उसके बाद ये हमें इंटरप्रिटेशन देता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, ह्यूमन वैल्यूज से हमें ये पता चलता है कि कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी चीज़ गलत है, किसके लिए हमें स्टैंड लेना चाहिए और कौन सी चीज़ों के लिए हमें खड़े रहना चाहिए। क्लियर। अब हमारे आते हैं 5 टाइप्स के ह्यूमन वैल्यूज हैं जिनको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ह्यूमन बींग्स के अंदर होना ही चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रोफेशन, सर्विस, जो भी वो फॉलो कर रहा है कि भाई वो कौन से प्रोफेशन में क्या सर्विस फॉलो कर रहा है, या वो कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये ह्यूमन वैल्यूज हर पर्सन के अंदर होनी ही चाहिए। सबसे पहला होता है राइट कंडक्ट। राइट कंडक्ट के अंदर हमारी कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं, सबसे पहला आता है सेल्फ हेल्प स्किल, मतलब जो मोडेस्टी है वो मेंटेन रखे, सेल्फ रिलायंस रहे, हाइजीन रहे, ये पहली आती है सेल्फ हेल्प, मतलब खुद के लिए हमें कैसी स्किल्स रखनी चाहिए वो सब इसके अंदर आता है। दूसरा आता है सोशल स्किल। सोशल स्किल के अंदर हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमारे मैनर्स कैसे होने चाहिए, हमारे अंदर एनवायरमेंट अवेयरनेस है या नहीं है, ये सब आते हैं सोशल, कि हमारा सोशल की तरफ हमारा कैसा पर्सपेक्टिव है, ये आएगा सोशल स्किल्स के अंदर। तीसरा है एथिकल स्किल्स, करेज, एफिशिएंसी, इनिशिएटिव, पंक्चुअलिटी, ये जो चारों चीजें हैं ये किसके अंदर आती हैं, एथिकल स्किल्स के अंदर आती हैं। एंड ओनरशिप। ठीक है, चौथा है ओनरशिप, ये सारे किसके अंदर आते हैं, राइट कंडक्ट के अंदर आते हैं। क्लियर है। उसके बाद आता है पीस। पीस के अंदर हमारी कौन सी वैल्यूज को हम इनकलकेट करते हैं, इंक्लूड करते हैं, वो है हमारा इक्वालिटी, फोकस, ह्यूमिलिटी, ऑप्टिमिज्म, पेशेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ एस्टीम। अगर इन वैल्यूज को हम अपने अंदर रखेंगे तो हमारा क्या है, हम पीसफुल रहेंगे, हमारे अंदर एक पीस या सेल्फ एस्टीम का इन्वॉल्वमेंट होगा हमारा। ठीक है। उसके बाद है हमारा ट्रुथ। ट्रुथ, अगर ट्रुथ जो है हमारा ह्यूमन वैल्यू हमारे अंदर आएगी तो उससे क्या आएगी, हमारी एक्यूरेसी, फेयरनेस, ऑनेस्टी, जस्टिस, क्वेस्ट फॉर नॉलेज। ठीक है, डिटर्मिनेशन, क्वेस्ट फॉर नॉलेज कि भाई हमें सीखने की चाह रहेगी हमेशा। ठीक है, डिटर्मिनेशन वगैरह, ये सारे जो है हमारे, ये जो है ट्रुथ के अंदर आएंगी। अगर ट्रुथ हमारे अंदर एक ह्यूमन वैल्यू रहेगी तो हमारे अंदर ये सारी क्वालिटीज अपने आप ही आ जाएंगी। क्लियर है। उसके बाद हमारा आता है पीसफुल को एग्जिस्टेंस, कि हम साइकोलॉजिकल और जो सोशल वैल्यूज है उनको अपने अंदर इंक्लूड करें। जैसे साइकोलॉजिकल के अंदर हमारे क्या आएगा, बेनेवोलेंस, कंपैशन, कंसिडरेशन, मोरालिटी और फॉरगिवनेस। अगर हम इनको अपने अंदर करेंगे तो हमारी साइकोलॉजिकल जो है वो एनहेंस होगा, साइकोलॉजिकल जो बिहेवियर है हमारा वो एनहेंस होगा। उसके बाद सोशल क्या है, ब्रदरहुड रखनी है, इक्वालिटी रखनी है सबके साथ, प्रेजर्वेंस रखना है कि भाई मतलब हमें किसी के साथ मतलब कहते हैं ना कि कोई काम हमने बोला है तो उसके लिए हम कंटिन्यूसली उस चीज़ के लिए एफर्टफुल रहेंगे। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, दूसरों की रिस्पेक्ट करना। एनवायरमेंटल अवेयरनेस, जो हमने पहले भी देखा था, एनवायरमेंटल अवेयरनेस रहनी चाहिए। क्लियर। तो ये पीसफुल को एग्जिस्टेंस बनाए रखेगा, मतलब क्या है कि जो साथ में हमारा, हम खुद तो पीसफुल रहेंगे ही लेकिन हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी पीसफुल रहेगा अगर हम ये साइकोलॉजिकल और इस सोशल बिहेवियर को अपनाते हैं। क्लियर। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है किसी भी वैल्यू को इनकलकेट करने के लिए, हमारे लिए डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। रेगुलेशन आता है, इससे डायरेक्शन आता है, एक प्रॉपर ऑर्डर आता है, हारमोनी आती है। क्लियर। तो ये 5 जो चीज़ें थी
जो ह्यूमन वैल्यूज में हम कहते हैं कि हमारे अंदर होनी चाहिए, जिससे कि एक पर्सन को हम कह सकते हैं कि इसके अंदर मॉरल वैल्यूज हैं, एथिकल बिहेवियर इसके अंदर है। क्लियर। उसके बाद हमें ह्यूमन जो वैल्यूज हैं उसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम अब डे बाय डे हम ये चीज़ विटनेस करते हैं, देखते हैं कि वायलेंट एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं, बिहेवियरल डिसऑर्डर हो रहा है, लोग बहुत एक दूसरे से बदतमीजी करते हैं, बहुत हार्श लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ईगो बहुत आ गया है, सेल्फिशनेस बहुत है लोगों के अंदर, सोसाइटी जो है वो लैक ऑफ यूनिटी को फेस कर रही है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये विटनेस करने के बाद हमें ये चीज़ फील हुई कि हमें ह्यूमन वैल्यूज़ की ज़रूरत है। क्लियर है। अगर हम वैल्यूएबल एजुकेशन देंगे, मतलब अपनी सोसाइटी में इस चीज़ को प्रोवाइड करेंगे, तो उससे क्या होगा, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनेगी लोगों के बीच में, उन लोगों को सही से विजुलाइज करना आएगा कि हमारे गोल्स क्या हैं, और ऑल्सो इंडिकेट द डायरेक्शन फॉर देयर फुलफिलमेंट, और उन गोल्स को फुलफिल करने के लिए भी उन्हें एक मोटिवेशन मिलेगा कि भाई हाँ, हमें इसी डायरेक्शन में मूव करना है, हमें अपनी मॉरल वैल्यूज को नहीं भूलना है। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे वैल्यूज के टाइप। सबसे पहला है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू एक एथिकल और फिलोसफिकल प्रॉपर्टी है जो कि कोई भी पर्सन अपने अंदर इनकलकेट करता है या अपने अंदर मतलब रखता है उस चीज़ को। ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इसको बाहर से अचीव नहीं किया जा सकता, बाहर से हम इसको नहीं ले सकते। क्लियर। ये एक अपने अंदर की क्वालिटी है। जैसे हैप्पीनेस जो है वो हमारा एक जेस्चर है कि हम खुश हैं, लव भी वही है, ऑनर वही है। क्लियर। फैमिली जो है हमारी, वो हमारा एक वो है कि हमने एक फैमिली को बनाया है। ठीक है। हेल्थ है, फ्रीडम है, ये सारे एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये हमें अपने आप में अंदर से जो खुशी दे रहे हैं वो चीज़ें हैं, इनको हम बाहर से एक्वायर नहीं कर सकते। क्लियर। ये इंट्रिंसिक फैक्टर है। इंट्रिंसिक आपको समझ में आ गया होगा। इंट्रिंसिक मतलब अपने अंदर के जो है, इटसेल्फ, खुद के। ठीक है। अपने लिए, फॉर इट्स ओन सेक, अपने लिए जो हमारे अपने जो वैल्यूज हैं वो है इंट्रिंसिक वैल्यू। क्लियर। जो मैंने आपको बता दिया। एक्सट्रिंसिक वैल्यूज क्या है, जो हम मतलब जो हमारे इनसाइड नहीं है, हमारे अंदर नहीं है, जो हम आउटसाइड से हमें जो वैल्यूज मिल रही है, एथिकल वैल्यूज, वो कौन से एक्सट्रिंसिक वैल्यूज हैं। जैसे कि अब मैं बोलूँ कि भाई मैंने कोई नई चीज़ खरीदी, मान लो मैंने नया लैपटॉप लिया, नया फ़ोन लिया, उससे जो मेरे को हैप्पीनेस मिल रही है, खुशी मिल रही है, जो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो क्या है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू है। ठीक है। तो जो हमें बाहर की जो आर्टिफिशियल जो चीज़ें हैं जिनसे हमें खुशी मिल रही है, उसको क्या कहते हैं, हम एक्सट्रिंसिक वैल्यूज कहते हैं। क्लियर। द रीजन दैट थिंग हैज एक्सट्रिंसिक वैल्यू बिकॉज दे देमसेल्फ लीड टू हैप्पीनेस एंड प्लेजर। अब उनको हम क्यों कह रहे हैं, अब मैं फ़ोन को और लैपटॉप को ऐसे क्यों कह सकती हूँ कि ये एक्सट्रिंसिक वैल्यूज हैं, क्यों, क्योंकि ये मेरे को खुशी दे रहे हैं। क्लियर। इसी वजह से इनको इन्वॉल्व किया गया है, इंक्लूड किया गया है, किसमें, एक्सटेंसिव फैक्टर्स के अंदर। अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी इन इनकलकेटिंग वैल्यू। अब वैल्यूज को इनकलकेट करने में या सीखने में हमारी जो फैमिली है, सोसाइटी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, वो हमारी कैसे हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फैमिली कैसे हेल्प करती है। तो फैमिली एक फाउंडेशन है, एक बेस है वैल्यूज को बिल्ड करने का। हम कहते हैं ना, सबसे पहला स्कूल हमारा फैमिली ही होती है, हमारा घर ही होता है जहाँ से हम सीखते हैं। क्लियर। तो फैमिली इज द ओनली यूनिट इन सोसाइटी बेस्ड ऑन नीड। मतलब ये पहला, मतलब एक ऐसी यूनिट है सोसाइटी के अंदर जो हमारी नीड्स के लिए, मतलब हमारी ज़रूरतों के लिए एक एक बेस बनाया गया, एक फाउंडेशन बनाई गई है, जिसके अंदर हम वैल्यूज़ को सीख रहे हैं। फैमिलीज ही हैं जो हमारे अंदर मॉरल वैल्यूज़ को इंस्टिल करती हैं, मतलब हमारे अंदर डालती हैं जो मॉरल वैल्यूज़ को, वो हमारी फैमिली ही है। जैसे हम हैप्पीनेस, पीस, ट्रुथफुलनेस सीखते हैं, जस्टिस सीखते हैं। जो चिल्ड्रन के अंदर जो भी थॉट्स और फीलिंग डाली जाती हैं, वो बचपन से जैसा वो देखता आता है वैसा ही सीखता है। क्लियर। A children learn his behavior what he see in his surrounding। वही मैंने बोला कि जैसा वो देखेगा अपने सराउंडिंग में, अपने घर में, वैसा ही वो सीखता है। ठीक है। हम कहते नहीं कि बच्चा एक कच्चे घड़े की तरह होता है, जैसा उसको हम मोल्ड करते हैं वो वैसा ही सीखता है, तो वही है। द फैमिली हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पास ऑन द चिल्ड्रन में मैनी ट्रूथ्स एंड वैल्यूज। ठीक है। हमारा जो फैमिली की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने चिल्ड्रन के अंदर अच्छे अच्छे वैल्यूज़ को ही इनकलकेट करे, जैसे कि ट्रुथफुलनेस को, हैप्पीनेस, पीस को, जस्टिस को, इन सबको। क्लियर। उसके बाद फैमिलीज वैल्यूज हेल्प द चाइल्ड टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग ऑन हिज व्यूज व्हेन एडवर्स कंडीशन हेल्प। मान लो कि कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, तो फैमिली ही उसको सिखाती है कि तुम्हें किस तरह से स्टैंड लेना चाहिए जब भी कोई एडवर्स कंडीशन आए, कैसे तुम्हें स्ट्रॉन्ग खड़े रहना है अपने ही व्यू पॉइंट पे कि भाई ये चीज़ ठीक है। क्लियर। तो ये चीज़ें हमें फैमिली से ही मिलती हैं, ये वैल्यूज हमें फैमिली ही प्रोवाइड करती है। फैमिली इज़ अ फर्स्ट सोशल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने अभी आपको बताया कि फैमिली ही सबसे पहला हमारा एक ऐसा सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें इमोशनल या फिजिकल बेस प्रोवाइड करती है, जिससे हम अपनी आगे जो लाइफ है उसमें हम आगे ग्रो करते हैं, और किस तरह की हम आगे लाइफ या जो हमारी लाइफ की जो जर्नी है उसको फॉलो अप करेंगे, कि ये सारा जो बेस है वो एक फैमिली या सोसाइटी हमें बना के देती है। क्लियर।
The family is the place where children learn good table manners, to eat properly, to keep themselves clean. These learning impart the values of good manners and responsibility. यही कि हम घर पे ही सीखते हैं अच्छे टेबल मैनर्स कैसे हैं, हमें कैसे खाना है, कि चबा चबा के खाओ, आवाज़ मत करो, अच्छे से क्लीन रहो, हाइजीन रहो, ये सारी चीज़ें, ये मैनर्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये हमें फैमिली सिखाती है। जो हेल्पफुलनेस का जो बिहेवियर है कि भाई हमें बाहर लोगों की हेल्प करनी चाहिए, हमें कैसे सामने वाले के मतलब काम में हेल्प करनी है, उसकी कभी ज़रूरत है तो उसको कैसे, नीडी वंस को हमें कैसे हेल्प करनी है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें हमारी फैमिली ही सिखाती है। शेयरिंग भी हमें भाई हमारी फैमिली कहती है शेयरिंग करनी चाहिए, तो वो सब हमें हमारी फैमिली से ही मिलता है। तो फैमिली इज़ द बेस फॉर एवरी वैल्यू टू इनकलकेट इन अ चाइल्ड। क्लियर? ये सारी जो इसमें भी यही सब लिखा है कि फैमिली जो है यही सिखाती है हमें कैसे सेल्फ सेटिस्फाइड रहना है, कैसे हमें बैलेंस करके रखना है अपने लाइफस्टाइल को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, ये सारा जो है इसमें यही बताया गया है कि कैसे फैमिली हमें जो हमारी ह्यूमन वैल्यूज है उनको इनकलकेट करने में हेल्प करती है। अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब घर का तो हमने देख लिया कि फैमिली हमें कैसे हेल्प करती है, उसके बाद जैसे हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, हम जो उसको एजुकेशन दिलाते हैं वो कैसे हमें हेल्प कर रहा है कि हम जो वैल्यू सीख रहे हैं, हम कहते हैं कि स्कूल में हमें मॉरल वैल्यूज़ को सिखाया जाता है, तो एजुकेशन कैसे हेल्प कर रही है हमारी। तो सबसे पहले जो एजुकेशन है वो हमें सिखाती है कि सोसाइटी की डेवलपमेंट में हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, उसके लिए हम सिग्निफिकेंट रोल कैसे प्ले करते हैं। तो एजुकेशन से ही हम ये चीज़ सीख पाते हैं। एक पिलर हम बनते हैं एजुकेशन के थ्रू सोसाइटी के डेवलपमेंट में। ठीक है, उसके बाद जो सबसे जो वाइटल रोल प्ले करता है, जो हम कह रहे हैं एजुकेशन सिखाता है एक बच्चे को कि कैसे उसको मॉरल वैल्यूज़ मिलेंगी या क्या करेंगे, तो उसके लिए सबसे जो मेन रोल है वो उसका मेंटोर है। मेंटोर टीचर सबसे वाइटल रोल प्ले करता है एक बच्चे को मॉरल वैल्यूज़ दिलाने के लिए। ठीक है, देयर मेजर रोल इज पॉलिशिंग द स्टूडेंट एथिकल बिहेवियर। वही मैंने बताया कि एथिकल बिहेवियर, मॉरल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज उसको किससे मिलेंगी, जब उसका टीचर जो है, फैमिली के बाद जो टीचर है, जो मेंटोर है, वही उसको पॉलिश करता है स्टूडेंट को, वही उसको एक अच्छा एक गुड ह्यूमन बीइंग बनाता है। क्लियर? उसके बाद हमारा जो किस तरह से टीचर हेल्प करता है, वो क्या करता है, दैट इन्फ्यूजेस द रूल्स एंड रेगुलेशन, डिसिप्लिन एंड मोटिवेट देम टू डू गुड डीड्स। कैसे हेल्प करता है हमारा जो टीचर है, मेंटोर है, वो उसको रूल्स और रेगुलेशन सिखाता है, पंक्चुअल बनाता है, डिसिप्लिन सिखाता है, मोटिवेट करता है कि अच्छे काम करने चाहिए। तो इस तरीके से जो हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो हेल्प करता है। क्लियर? आता है हमारे कौन कौन से स्टेप्स उठाए जाते हैं जो टीचर या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो उठाता है एक एथिकल बिहेवियर इनकलकेट करने में स्टूडेंट को। सबसे पहला आता है अकाउंटेबिलिटी। वो बच्चे को ये सिखाता है कि उसको अकाउंटेबल रहना चाहिए, आंसरेबल रहना चाहिए अपने एक्शंस के लिए, और उसको सबके साथ अच्छे से, मतलब ही शुड लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट एंड डू काइंडनेस टू अदर, कि उसको किस तरह से रहना है, सामने वाले के साथ रिस्पेक्टफुली रहना है और सबके साथ काइंडनेस शो करनी है, सबके साथ काइंडली बिहेव करना है। क्लियर? ये आता है अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद है रोल मॉडल। तो टीचर सबसे पहला रोल मॉडल है चिल्ड्रन के लिए आफ्टर देयर पेरेंट्स और फैमिली। क्लियर? स्कूल से पहले पेरेंट्स आते हैं, फैमिली आती है, लेकिन फैमिली के बाद एक टीचर ही ऐसा है जो पहला रोल मॉडल बनता है आउटसाइड द फैमिली। वो उसको सिखाता है कि भाई कैसे हमें मतलब मोटिवेटेड रहना है, हमारा बिहेवियर कैसा अच्छा रहना चाहिए। वो उसको हेल्प करता है उसके एकेडमिक्स में भी, उसको अच्छे काम करने में, उसको ऑब्जर्व करता है कि वो कैसी चीज़ें कर रहा है और उसके बाद उसको करेक्ट करना, उसको रेक्टिफाई करना। ये सारी चीज़ें कौन सिखाता है? टीचर सिखाता है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हेल्पिंग। चिल्ड्रन मस्ट टॉट बेसिक मॉरल वैल्यूज इन स्कूल। दे शुड टॉट द आइडिया ऑफ गुड एथिकल बिहेवियर। उनको अच्छे से अच्छा एथिकल बिहेवियर सिखाने के लिए हमें ऐसे ऐसे आइडियाज़ को प्रमोट करना चाहिए, जैसे कि हमें ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ करानी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज़, जिससे कि उसके अंदर वो जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो अच्छे से इनकलकेट हो। जैसे कि हमें स्टोरी और टेल्स सुनानी चाहिए कि भाई जैसे हम कहते हैं ना, मॉरल स्टोरीज सुनाई जाती हैं, है ना, जो उनको हेल्प करती है, एनकरेज करती हैं हेल्पिंग बिहेवियर को। जैसे हमने भी बचपन में बहुत सारी मॉरल स्टोरीज सुनी थी, जिसमें कि जैसे ये बताया जाता था कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, और ऐसे रहना चाहिए, ऑनेस्टी से रहना चाहिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये सारी जो स्टोरीज टेल्स थी, ये बहुत हेल्प करती हैं इंसान के ह्यूमन बिहेवियर को या मॉरल वैल्यूज़ को एनकरेज करने में, एनहेंस करने में। क्लियर?
उसके बाद फोर्थ जो है हमारा वो आता है एप्रिसिएशन। मतलब कोई भी जो डूइंग है हो, जो भी बच्चा बिहेवियर शो करे, उसके लिए जो टीचर है उसको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर वो अच्छी चीज़ें कर रहा है, वो गुड डीड्स कर रहा है, तो उसके लिए जो उसका टीचर है उसको हमेशा उस चिल्ड्रन को अप्रिशिएट करना चाहिए और उसको कुछ ना कुछ ऐसा मतलब अप्रिशिएशन देना चाहिए जिससे कि वो आगे भी उन जो एक्शंस है उनको कंटिन्यू रखे। क्लियर? इस पिक्चर में शो हुआ है कि वैल्यूज कहाँ कहाँ से आ रही है, फैमिली दे रही है, सोसाइटी दे रही है, एजुकेशन दे रहा है, उसके बाद वैल्यूज में इंप्रूवमेंट हो रहा है और उस इंप्रूवमेंट से क्या हो रहा है कि ये जो एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल है, वो किस तरीके से अपने बिहेवियर को एनहेंस कर रहा है, शो कर रहा है अपनी सोसाइटी के लिए और उसके डेवलपमेंट में किस तरह से हेल्प कर रहा है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। अब मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। वीडियो के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक स्क्रीन पे दिया हुआ है, दैट इज edumust1008। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।